मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और ये यूनिट लगभग अपनी कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है ना। इस यूनिट में हमारे पास लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर एंड एक ब्लीचिंग पाउडर है और दूसरा हमारे पास है पेरिसोप्लास्ट। ये दो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, उसके यूजेस क्या हैं। इसी प्रकार से हमारे पास पेरिसोप्लास्ट पीओपी जो है उसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है भी ब्लीचिंग पाउडर को हम डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भी। ब्लीचिंग पाउडर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज CaO एंड Cl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर है। अभी कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं भाई फ्रॉम स्लैक्ट लाइम से जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखिए स्लैक्ट लाइम क्या होता है, आप जानते हैं स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप स्लैक्ट लाइम बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। कैसे बनता है आपको पता है ना ये? जैसे हम जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो हमारे पास बनता है क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास होता है भी क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। इस क्विक लाइम को यदि हम डिजोल्व कर दे वाटर के अंदर तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज स्लैक्ड लाइम। क्या बोल रहा हूं भाई? स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो हमने स्लैक्ड लाइम लिया। स्लैक्ड लाइम से जब मैं क्लोरीन गैस को पास करता हूं तो CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, हमारे पास प्रिपेयर होता है अभी। तो ये हमारे पास बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ गई येलोइश वाइट, येलोइश वाइट पाउडर। और जो कूल वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, उसके अंदर ये डिजोल्व होता है। डिजोल्व इन कूल वाटर मतलब ठंडे पानी में घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसको एयर में छोड़ देंगे, यदि आप इसको ओपन मतलब एयर में छोड़ देंगे तो आपको जो क्लोरीन गैस होती है उसकी स्मेल आने लगती है। क्लोरीन का अगर ज्यादा अमाउंट एयर में हो जाए तो बड़ी हार्मफुल होती है, मेजर डैमेज कर सकती है, बड़ा नुकसान कर सकती है। तो हम जब इसको एयर में ओपन करेंगे, एक्सपोज्ड इन एयर, यदि इसको एयर के अंदर छोड़ दिया जाए, एक्सपोज्ड इन एयर गिव्स क्लोरीन गैस स्मेल, तो ये क्लोरीन गैस की स्मेल देता है अगर इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर मतलब एयर में छोड़ दे। तो ऐसा क्यों होता है भी कि क्लोरीन गैस की स्मेल देने लगी? देखिए CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है और मैं जब इसको एयर में छोड़ता हूं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। उन दोनों तीनों गैसों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ तेजी से रिएक्शन करती है
और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, देखो CaO, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और CO2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 के अंदर, ठीक है, एंड प्लस, और ये जो क्लोरीन होती है ये रिलीज हो जाती है और इसी क्लोरीन के कारण ये स्मेल देने लगता है, ठीक है, हमें क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी मैं बात करूं तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, भी ब्लीचिंग एजेंट भी है, दोनों ही बातें बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। इस प्रॉपर्टी से हम ये जानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट क्यों एक्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, देखो जब हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई एसिड ले लेते हैं हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं या H2SO4, दोनों ही देख लीजिए, CaOCl2 एंड प्लस हम एसिड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है भी HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए क्या करता है, यहां से जो ऑक्सीजन होती है वो इसके साथ आ जाती है, ठीक है, तो ये बन जाती है हाइपोक्लोरस एसिड HClO एंड प्लस, और यहां से ऑक्सीजन हटने के बाद वो क्या बन गया अभी, CaCl2 बन गया, ठीक है ना। ये जो एसिड बनी है, एक नई एसिड बन गई है हमारे पास, इसी के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप दूसरी एसिड ले लो, CaCl2 एंड प्लस H2SO4, दूसरी एसिड ले लेते हैं हम भी, उसमें भी क्या होगा, देखो ये जो सल्फेट है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया कैल्शियम CaSO4 एंड प्लस, ये जो दो क्लोरीन है यहाँ से दो क्लोरीन है, ये दो हाइड्रोजन है, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 2HClO, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, देखिए ये HClO जो बन रहा है और इधर जो HClO बन रहा है, ये जो एसिड हैं ये डिकम्पोज हो जाती हैं वे जल्दी, और HClO जो होती है, HClO जो होती है वो डिकम्पोज होके क्या बनाती है, वो बनाएगी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोबारा से HCl दे देगी एंड प्लस ये देती है भी नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम नेसेंट क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये बड़ी ही रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। रीजन क्या होता है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी बोल देते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोल देते हैं, एलिमेंटल ऑक्सीजन भी बोल देते हैं, तीनों ही नाम दे देते हैं। ये बड़ी रिएक्टिव होती है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसीलिए ये रिएक्टिव होती है, अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करती है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब प्रत्येक जो एटम होता है वो अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन के पास उसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर देगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस ऑक्सीजन के कारण ये ब्लीचिंग एजेंट भी शो करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी भी शो करती है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। देखिए जैसे हमारे पास कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस है, कोई भी मान लीजिए कलर्ड मैटर है और मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा भी HClO को, तो ये क्या करेगा, ये इस मैटर को डीकलराइज कर देगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो ये डीकलराइज्ड मैटर बन जाएगा, डीकलराइज्ड मैटर एंड प्लस HCl। तो वो ऑक्सीजन कहाँ कंज्यूम होगी, इसको डीकलराइज करने में। इसी तरह से यदि कोई कलर्ड है तो उसको
सॉरी, यदि कलरलेस है तो उसको कलर्ड कर देंगे। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। और दूसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करेगा? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो उसको ऑक्सीडाइज करेगी। तो ये प्रॉपर्टी है भाई ब्लीचिंग पाउडर की। अब इसके यूजेस आ जाते हैं। क्या क्या यूजेस हैं? तो देखो, एक सबसे बड़ा यूज तो यही है एज ब्लीचिंग एजेंट। एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ये कहां कहां यूज होता है? कपड़ों की सफाई में, लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े वॉशिंग की जाती है। इसके अलावा पल्प इंडस्ट्री, जो वुड पल्प होता है, लकड़ी की लुगदी होती है जिससे हम पेपर बनाते हैं, उसको डीकलराइज करने के लिए, ताकि पेपर जो है वो वाइट हो। ठीक है ना? पल्प इंडस्ट्रीज के अंदर, पल्प इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया अभी आपको, पल्प इंडस्ट्रीज के अलावा लॉन्ड्री के अंदर, लॉन्ड्री, इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को ब्लीचिंग करने के लिए। ठीक है भाई, वॉशिंग क्लोथ लॉन्ड्री के अंदर। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम वो कर ही रहा है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें तो भाई एक प्रॉपर्टी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफोम, क्लोरोफोम बनाने के लिए। क्लोरोफोम क्या होता है? CHCl3, ये होता है भी क्लोरोफोम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लेबोरेटरी रिएजेंट। शुरुआत में तो इसको हम यूज करते थे एनास्थेटिक के तौर पे, हॉस्पिटल्स के अंदर जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन इसका यूज बहुत जल्दी बंद हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बड़ी ही टॉक्सिक गैस बनाता है जिसको फोस्जीन गैस बोलते हैं। तो इसका एनेस्थीसिया के लिए यूज नहीं किया जाता। वैसे एक इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट का काम करता है, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट है, तो इसको बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेज हैं हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के। नेक्स्ट आता है भी हमारे पास आपका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज पेरिसोप्लास्टर, पीओपी। पीओपी क्या होता है? ठीक है, पेरिसोप्लास्टर आपने देखा होगा घरों में व्हाइट वॉश किया जाता है। जब प्लास्टर होता है तो उसके बाद दीवारों को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले जिस वाइट मटेरियल का यूज किया जाता है वो, इसके अलावा घरों की सीलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर म्यूजियम के अंदर बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं, स्केल्टन होते हैं, वो पीओपी से बनाए जाते हैं। मेडिसिन में भी, मतलब मेडिकल हेल्थ केयर में भी पीओपी का यूज किया जाता है। जैसे हमें भाई कहीं से हड्डी क्रैक हो जाती है तो प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कि दांत लगवाने जाते हैं हम, वो नया जो टीथ होता है वो डिजाइन करते हैं, वो पहले पीओपी का यूज करते हुए उसकी शेप बनाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, नया टीथ जो है आपका वो प्रिपेयर किया जाता है। तो वो सब किसके हैं? पीओपी, पेरिसोप्लास्टर। तो अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है भी पेरिस ऑफ प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, पीओपी। ठीक है, पीओपी कैसे बनता है भी पीओपी? देखिए, ये प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम साल्ट से। किससे प्रिपेयर किया जाता है? जिप्सम से। तो मैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिख देता हूं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम साल्ट। इससे प्रिपेयर किया जाता है भी। अब जिप्सम साल्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है?
जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड डाइहाइड्रेट, ये फॉर्मूला होता है अभी जिप्सम का। जिप्सम को यदि हीट किया जाए, हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड हीटिंग की जाए, व्हेन जिप्सम साल्ट इज controlled heated then perisoplaster is formed, when gypsum salt is heated in controlled manner, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ना कम, controlled manner at about 373 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे यदि इसको हीट किया जाए तो हमारे पास पेरिसोप्लास्ट बन जाएगा। अभी देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है ये, ठीक है। मैं इसको 373 केल्विन के ऊपर हीट करता हूं, या फिर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। जब हीट करूंगा तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O, हेमीहाइड्रेट, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये हो जाता है अभी अपने पास। और प्लस क्या होता है अभी, 1:1/2 वाटर मोलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। मैंने बोला कि कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है आपने, तो ऐसा क्यों, क्योंकि यदि जो टेम्परेचर है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O कन्वर्ट अबो 373 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से यदि हम बढ़ा दें तो जितना भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन वहां पे प्रेजेंट, क्रिस्टलाइजेशन वहां पे प्रेजेंट है, वो सारा का सारा वाटर बाहर चला जाएगा 2H2O। अब जो हमारे पास बचा कैल्शियम सल्फेट, ये कहलाता है भी डेड ब्रंट प्लास्टर। क्या कहलाएगा, डेड ब्रंट प्लास्टर। इसका कोई यूज नहीं है, आप इसका कोई यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसको कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 383 केल्विन टेम्परेचर ले लेता हूँ तो सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला जाएगा, और फिर हमारे पास जो सब्सटेंस बचेगा उसका यूज नहीं कर पाएंगे हम, जैसे पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई प्रिपरेशन की बात हुई कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं भी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टी एक तो सबसे पहले हमारे पास ये एक कलर जो होता है इसका, ये व्हाइटिश कलर होता है, व्हाइट कलर्ड पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इस कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। अगर हम इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दें, क्या कर दें, वाटर के अंदर मिक्स कर दें, व्हेन मिक्स विद वाटर, यदि वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, देन तो उस कंडीशन में कन्वर्ट इनटू हार्ड मास, तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। अभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में। कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 हेमीहाइड्रेट, यदि हम यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये फिर से कैल्शियम सल्फेट एंड डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया कि आप इसको यदि हीट कर देंगे स्ट्रोंगली, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O अबो 373 टेम्परेचर पे आप लेके जाएंगे,
तो ये फिर डेड ब्रंट प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्लस 1/2 H2O। ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है। भी यूजेस क्या है इसके? यूजेस की अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए मैंने बताया कि मेडिकल हेल्थ केयर में जो स्टैचूज होते हैं, स्केलेटन सिस्टम बनाए जाते हैं, कभी टूट जाते हैं तो उनको रिपेयरिंग के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। घरों में सीलिंग के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। वाइट वाश के लिए सीलिंग का यूज किया जाता है। स्मूथ सरफेस बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। जो ग्रीन बोर्ड आते हैं, ग्रीन या ब्लैक बोर्ड आते हैं, उन पे हम चौक से लिखते हैं, वो जो चौक होता है वो पीओपी से बनाया जाता है। ठीक है ना? तो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये यूजेस हैं। तो बेटा आपको समझ आया होगा। आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है ना? अब इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है टर्न जो चेंज कर देता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी आगे कह रहे हैं सो इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। उसका जो पीएच है वो दिया गया है। पीएच की जो वैल्यू है वो दी गई है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या 10 हो सकती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करता हो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। 7 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना? अब 7 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है पीएच कितना होगा भाई? 10। ठीक है ना? तो इस सॉल्यूशन के लिए जो पीएच है वो 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है अभी हमारे पास, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल। कहता है कि जो एग होता है ना, उसका बाहर का जो कवर होता है उसको क्रस्ट कर लिया। अब इसके साथ में एक सॉल्यूशन है, उसको रिएक्ट कराया जा रहा है। दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। कहता है कि वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। द सॉल्यूशन कंटेन, तो उसके अंदर क्या होगा? उस सॉल्यूशन के अंदर देखिए उसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन, क्रस्ट एग सेल रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड टर्न मिल्की। इसको मिल्की बना देता है अभी। ठीक है, तो कहता है इसके अंदर क्या होगा? द सॉल्यूशन कंटेन NaCl है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है, कहता है वो HCl हो सकता है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है वो LiCl हो सकता है, लिथियम क्लोराइड, या फिर कह रहा है वो पोटेशियम क्लोराइड होगा। ठीक है भी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एग आउटर कवर होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो हमारे पास बना होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से। हार्ड कवर होता है ये। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर होता है। क्लियर है? अब देखो इनमें से जब, क्योंकि ये एक साल्ट है, इसके साथ रिएक्ट कराओगे नहीं बात बनेगी, इसके साथ कराओगे नहीं बनेगी, इसके साथ कराओगे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl का सॉल्यूशन है, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Cl तो इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा भी कैल्शियम क्लोराइड, एंड प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो बन गया H2O, और साथ में रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है,
तो कह रहा है कि क्रस्ट एग सेल रिएक्ट विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सा होना था, हमने चुन लिया कि ये HCl के साथ ही रिएक्शन करता है। कहता है क्रस्ट एग सेल रिएक्ट विद सॉल्यूशन एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर होता है ना उसको मिल्की बना देगी। अब देखिए लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, अभी लाइम वाटर हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो गैस क्रस्ट एग सेल्स को जब मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही लाइम वाटर से, ये लाइम वाटर था, लाइम वाटर से जैसे ही रिएक्ट करेगी CO2 तो ये बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, इसी के कारण इसका जो कलर होता है वो मिल्की होता है। मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरिए और उसमें जैसे ही आप थोड़ा सा फूंक मारेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो क्योंकि आप क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उससे भी उस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा अगर उसके अंदर लाइम वाटर है। तो जैसे ही लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो क्रस्ट एग सेल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई आंसर हमारा हुआ HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, NCERT सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, कहता है न्यूट्रलाइज करता है 10 ml Na सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, मैं यहाँ पे रिएक्शन ही लिख लेता हूँ, NaOH कहता है 10 ml लिया है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, HCl के 8 ml को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि ये बेस है, ये एक एसिड है, दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है भाई। अब देखिए 10 ml 8 ml के साथ रिएक्शन करता है, तो वो कह रहा है कि अगर NaOH का, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि अगर इसका 20 ml लिया जाए तो उस कंडीशन में HCl का कितना ml लिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब 10 ml लिया तो 8 ml यूज हुआ, ठीक है। तो 20 ml लेंगे तो कितना यूज होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कहता है 4 ml हो सकता है, कहता है 12 ml हो सकता है, कहता है 16 ml हो सकता है, या फिर कह रहा है 8 ml हो सकता है। कितना होगा, तो भाई जब 10 ml था तो 8 ml, और जब दुगना हो गया ये तो ये भी तो दुगना हो जाएगा, तो इसको हम कितना लेंगे, 16 ml। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 16 ml आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, इंडाइजेशन के लिए हम इनमें से कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। इंडाइजेशन कब होता है भी, देखो हमारी जो स्टोमक है उसके अंदर HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और वही डाइजेशन में हेल्प करती है। कभी जब हमें इंडाइजेशन होता है तो जो हमारा स्टोमक है वो ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में HCl हमारे स्टोमक के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, ठीक है ना। तो वो मेडिसिन के नाम बता रहा है भी, कौन कौन सी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है ताकि दूसरे टाइप के जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए यूज की जा सके, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हम इंडाइजेशन में एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते भी। नेक्स्ट आता है भी एनाल्जेसिक, कहता है एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होती हैं जो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रीपेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बनाई जाती हैं
and used to kill other harmful microorganism, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, harmful microorganism, दूसरे harmful microorganism को मारने के लिए यूज की जाए, उनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। तो इसका तो यूज नहीं होगा। दूसरी हमारे पास आ जाती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती है उनको पेन किलर बोलते हैं। बॉडी में जब पेन होता है, पेट दर्द होता है, तो ये ली जाती है। नहीं भाई, हमें तो इंडाइजेशन हुआ है ना, कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद थर्ड है हमारे पास भी एंटासिड। एंटासिड, हमें एक्सेस एसिड हुई है ना स्टोमक के अंदर, तो एंटासिड क्या होती हैं? रिमूव एंटासिड रिमूव एक्सेस एसिड फ्रॉम स्टोमक या फ्रॉम बॉडी। स्टोमक से एक्सेस एसिड को रिमूव करने वाली मेडिसिन होती है एंटासिड। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हमें फोर्थ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, एंटासिड लेंगे हम। ठीक है, अब फोर्थ पे भी हम देख लेते हैं एंटीसेप्टिक। जब आपको कट्स वाउंड छिल जाते हैं, आप घाव हो जाता है, तो उसके ऊपर जो मेडिसिन लगाई जाती है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक भी हम नहीं लेते हैं, वो तो जब घाव होता है तब हम यूज करते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। तो भाई ये अभी 4 क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहता है कि वर्ड इक्वेशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है भी हमारे पास। इट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। फर्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक के जो टुकड़े होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके और सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाती है, उसके लिए वर्ड इक्वेशन लिखिए और बैलेंस भी करिए। मैं साथ साथ कर रहा हूं भाई। जिंक सिंबल क्या होता है? Zn, सॉलिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपको पता है? H2SO4, एक्वस। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा? जिंक के साथ में, तो बन गया एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ZnSO4 एंड प्लस यहां से क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, तो ये एक्वस फॉर्म होती है और ये क्या बन जाता है भी? गैस होती है। कंप्लीट हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, बी पार्ट। डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम सॉलिड, Mg सिंबल होता है उसका, और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होती है भी। रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, तो Cl जो है इसके साथ जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ में, क्या बनेगा? MgCl2 एंड प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 आ गए और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। जब भी कोई एसिड रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट देखो वे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, सी पार्ट आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन होती है। यहाँ पे एल्युमिनियम ले लेता हूं मैं, एल्युमिनियम सॉलिड
H2SO4 जो है, H2SO4 जो है हमारे पास, H2SO4 एक्वस, ठीक है, रिएक्ट कर दिया। तो देखिए HCl जो है, ये जो एल्युमिनियम है, ये रिएक्ट करेगा भाई, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3, सल्फेट के ऊपर होता है 2, तो Al2SO4 थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। सल्फेट ने किसके साथ जुड़ना है? एल्युमिनियम के साथ, और यहाँ से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना है, गैस बनेगी। तो देखिए यहाँ सल्फेट 3 आ गए, इधर एक ही है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम कितने हैं इधर, 2 और इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी पार्ट पे आ जाइए। डी पार्ट है भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखो भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है, लोहे के टुकड़ों के साथ। तो मैं यहां पे ले लेता हूं भाई Fe, आयरन जो है सॉलिड है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर। अब यहाँ पे बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देता है। जो आयरन होता है वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 पॉजिटिव भी बनाता है। इसको हम फेरस आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस आयन, ठीक है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 पॉजिटिव आयन भी बनाता है, इसको बोलते हैं फेरिक आयन, ठीक है। क्या होता है भाई? फेरिक आयन। स्टेबिलिटी जो होती है फेरिक आयन की सबसे ज्यादा होती है। तो फेरिक आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनना चाहिए? FeCl3 बनना चाहिए, और वे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए। Cl ने Fe के साथ रिएक्ट करके FeCl3 बनाना चाहिए। FeCl3 में आयरन के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में बनता क्या है? बनता है FeCl2। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए जो आयरन है पहले क्या करता है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये कन्वर्ट हुआ Fe पॉजिटिव, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर ये कन्वर्ट हुआ Fe2 पॉजिटिव में, इस फॉर्म में आ गया। अब यहां से अगर ये फिर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये Fe2 पॉजिटिव स्टेट में आता है तो 2 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके FeCl2 बना देगी, और जब 2 क्लोरीन रिएक्ट कर जाती हैं तो 2 क्लोरीन के साथ में 2 हाइड्रोजन भी तो हैं, वो मिलके क्या बना देंगी? H2। H2 जो होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। किसकी तरह से काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो यहां से देखिए आयरन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Fe पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, लगातार आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन जब Fe से Fe2 पॉजिटिव स्टेट में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये Fe2 पॉजिटिव से किस में जाना चाह रहा है? Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जाना चाह रहा है, लेकिन क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट बना ना, इसके साथ में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट बना, ये इसको वापिस, अगर FeCl3 बना भी तो ये इसको वापिस FeCl2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये FeCl3 क्यों नहीं बनाएगा? उसका कारण है ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी, +2 तक ही ऑक्सीडाइज होने देगी। तो ये आप ध्यान रखना। मोस्टली क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव स्टेबल होता है तो तुरंत FeCl3 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है भाई C2H5 एंड OH, ठीक है। ग्लूकोज होता है हमारे पास CHO, इधर हमारे पास आ जाता है भी H, इधर आ जाता है हमारे पास OH, यहाँ पे आ जाएगा
कार्बन, और ये हमारे पास आ जाता है OH एंड इधर H आ जाता है, ठीक है। फिर नीचे आ गया हमारे पास OH आ गया, ये हमारे पास आ गया H, नीचे आ गया हमारे पास आ गया OH, और ये आ गया हमारे पास H एंड CH2 एंड OH, ये हो गया। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखें तो C6H12 एंड O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ये अल्कोहल का हो गया, और ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का। तो क्वेश्चन क्या है अभी? क्वेश्चन ये है, कहते हैं कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। देखिए इनके पास हाइड्रोजन है, क्लियर है, दिख रहा है ना, सबके पास हाइड्रोजन दिख रही है आपको, बहुत सारी हाइड्रोजन है, बट आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड। कहता है लेकिन इनको हम एसिड नहीं कह सकते। क्या रीजन होता है इसका? ये जितनी भी हाइड्रोजन आपको दिख रही हैं, दीज आर नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये रिप्लेस नहीं होती हैं। मतलब इन 12 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं आएगी, ना यहां से H पॉजिटिव बाहर आता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं करते हैं। सो दीज आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड। आप इसको डाल के देखेंगे, जैसे आप एक्टिविटी करें प्रूव करने के लिए, तो क्या करेंगे आप ग्लूकोज को अल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास लिटमस पेपर ही होता है बड़ा सिंपल एक्टिविटी करने के लिए। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ग्लूकोज और अल्कोहल मिलाया है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे मैं ये टेस्ट ट्यूब ले ली सपोज करिए, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके अंदर ग्लूकोज मिलाया हुआ है पानी के अंदर। जब मैं लिटमस पेपर को इसमें डालता हूं, लिटमस पेपर कौन सा? लिटमस पेपर, ग्रीन लिटमस पेपर डालूंगा इसमें। कौन सा डालूंगा? ग्रीन। अगर उसका कलर चेंज हो गया तो ये इसका मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एसिडिक नहीं है। तो मैं देखता हूं दोनों ही केस में क्या होता है, कलर में कोई बदलाव नहीं आता, ग्रीन पेपर के कलर में भी, ठीक है। अब ग्रीन पेपर के कलर में बदलाव ना आने का मतलब है दोनों सॉल्यूशन के अंदर नॉट अवेलेबल, क्या अवेलेबल नहीं होंगे? क्या अवेलेबल नहीं होंगे? H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन होते तो ग्रीन लिटमस पेपर क्या हो जाता? रेड हो जाता। तो भाई ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता भी, ठीक है। बट रेन वाटर डज, बट रेन वाटर डज। कहता है जो रेन वाटर होता है वो ऐसा करता है भी। तो कहता है रीजन बताइए। देखिए डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो H2O होता है, ये आयनाइज नहीं होता, नॉट आयनाइज। ये H पॉजिटिव के अंदर और OH पॉजिटिव के अंदर आयनाइज ही नहीं होता है, या फिर आयनाइज होता है तो इतना कम होता है कि ये ना के बराबर बनते हैं भी। एक एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगी? जब उसके अंदर आयन होंगे। तो अगर मैं यहां पे एक बीकर लेता हूं और 2 रोड लगा दी मैंने
इसको किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं प्योर वाटर ले लेता हूँ, तो ये आयनाइज ही नहीं होता है भाई, ये H2O की फॉर्म में ही रहता है, न्यूट्रल फॉर्म में। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए आयनों का मूवमेंट कब होगा, जब यहाँ पे आयंस बनेंगे, जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया तो जो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अगर वाटर आयनाइज नहीं होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रल है, वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा। और जब मूवमेंट नहीं होगा, आयन बनेंगे नहीं तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो हम आंसर लिखेंगे H2O जो है वो आयनाइज नहीं होता, जिसके कारण आयन नहीं बनते, और जब आयनों का मूवमेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन कह रहा है जो रेन वाटर होता है वो कंडक्ट करता है भी इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर में एक्चुअल में क्या होता है भी, रेन वाटर के अंदर एसिड होती है भी, H2CO3, इसके अलावा H2SO3, ठीक है ना, इस तरह की सल्फ्यूरस या कार्बोनिक एसिड। कैसे बनी ये वाली एसिड, क्योंकि जब बारिश होती है तो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो वाटर का जो पानी होता है, रेन का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो इसके अंदर मिक्स होके एसिड बनाता है HCO3। और ये एसिड कमजोर एसिड होती है, बड़े आसानी से डिकम्पोज होके और कन्वर्ट हो जाती है CO3 2 नेगेटिव के अंदर। H पॉजिटिव आयन दिए, अब H पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन बन के भी दो आयन बन गए, तो तुरंत ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। आयन बनते ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप H2SO3 को लेते हैं तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नेचर में बहुत सारी मौजूद है। जैसे ही वाटर जो रेन वाटर के साथ मिक्स होगी, जो कि प्योर होता है, तो ये H2SO3 बना देगी, और ये हमें क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड प्लस SO3 एंड 2 नेगेटिव आयन बन जाएंगे। तो जो रेन वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप की एसिड कंटेन करता है, और ये एसिड तुरंत आयनाइज होके आयंस बनाती हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं अभी नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट कहता है 5 सॉल्यूशन, कहता है 5 सॉल्यूशन हैं, वो दिए गए हैं ABCD और ये E पार्ट, ठीक है। टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच पेपर होता है, पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, सभी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो कहता है उनकी जो पीएच है, इनकी पीएच दिखाई गई है एज 4, 1, 11, 7 एंड 9 ऐसे दिखाई गई है। विच सॉल्यूशन इज, इनमें से कहता है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, पहचानिए कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रोंग एल्कलाइन। स्ट्रोंग एल्कलाइन का मतलब होता है स्ट्रोंग बेस, ठीक है, या बेसिक। कहता है स्ट्रोंगली एसिडिक होगा, स्ट्रोंगली एसिडिक होगा। उसके बाद वीकली एसिडिक होगा, वीकली मतलब कमजोर एसिड होगी। उसके बाद वीकली एल्कलाइन होगा, वीकली एल्कलाइन मतलब वीकली बेस होगा, ठीक है, बेसिक होगा। तो आपने पीएच के बारे में डिस्कस किया ही है, पढ़ा है अच्छे तरीके से। ये एक पीएच स्केल है और इसमें नंबरिंग दी गई है, यहाँ से 0, 7 एंड 14, ठीक है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 एंड 14, ये पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 एंड 14, ये पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 एंड 14, ये पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू दी गई है।
ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पता है आपको, ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है। इधर जब जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इधर क्या बढ़ते हैं भी, OH नेगेटिव आयन, इधर जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है भी। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इस साइड में कौन है, H पॉजिटिव आयन है, यही है ना। तो देखिए इधर आते हैं, मतलब वैल्यू जब डिक्रीज होती है, पीएच वैल्यू जब इधर डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच 0, फिर कम हो जाएगा 1, फिर और कम हो जाएगा, इस तरह से। तो भी स्टार्ट करिए, सबसे पहले बी जो होगा, इसकी पीएच वैल्यू है 1, इसका मतलब ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी। तो बी हमारे पास होगा स्ट्रोंग एसिडिक, इस प्रकार से हो गया भी स्ट्रोंग एसिडिक, ये बी होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास भी स्ट्रोंग बेसिक, देख लो आप, ये वैल्यू 11 जो है, ये रहा सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू 11, इसका मतलब है स्ट्रोंग बेसिक। तो स्ट्रोंग एल्कलाइन ये रहा भाई, ये स्ट्रोंग एल्कलाइन होगा, जो सी है वो स्ट्रोंग एल्कलाइन होगा। तो यहां पे लिख दें हम स्ट्रोंग एसिड, ये क्या होगा, स्ट्रोंग बेस या स्ट्रोंग बेसिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई न्यूट्रल भी दिया गया है, तो न्यूट्रल कौन होगा, ये डी, क्योंकि पीएच 7 है, ये न्यूट्रल होगा, तो डी हमारे पास हो गया भाई न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद ए, जिसकी वैल्यू 4 है, तो ये क्या होगा, वीक एसिडिक, ठीक है ना। स्ट्रोंग तो ये हो गया, तो ये हो गया वीक एसिडिक, तो भाई ये वीक एसिडिक हो गया, इसको लिख देते हैं वीक एसिडिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वीक एल्कलाइन, जो लास्ट में बच गया हमारे पास, वीक एल्कलाइन, ये आंसर हो गया अभी आपका, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, कहता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बराबर लेंथ ली गई है मैग्नीशियम रिबन की, ए और बी दो टेस्ट ट्यूब है भी, हम दो टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ये ए है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये दूसरी ले लेते हैं हम, ये हमारे पास बी आ जाती है टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, इसके अंदर क्या करते हैं, HCl ऐड कर देते हैं, HCl, ठीक है। एंड ए वाइल एसिडिक एसिड इन अदर, इसके अंदर ऐड कर देते हैं भाई हम एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। आपको पता है ये स्ट्रोंग एसिड होती है, इतना तो हमें पता है, स्ट्रोंग एसिड। कंसंट्रेटेड HCl का जो pH होता है वो 0 के बराबर होता है, तो स्ट्रोंग एसिड होगी। CH3COOH एक वीक एसिड होती है भी, कौन सी एसिड होती है, वीक एसिड होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इन विच ट्यूब द फीजिंग अकर मोर वाइग्रेसली एंड वाई, कहता है किस केस में जो बबल्स होते हैं फीजिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो बबल्स आते हैं मतलब जो हम कह सकते हैं जो झाग बनते हैं वो ज्यादा होंगे। मैग्नीशियम Mg प्लस HCl, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो होगा दोनों के अंदर डाल दिया गया है, इधर भी डाल दिया गया भी दोनों के अंदर, ठीक है ना। फिजिंग मतलब जिसमें जो गैस का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी तो उसी के अंदर फिजिंग ज्यादा होगी। MgCl2 इसके अंदर तो ये होगा भाई, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करेगा CH3COOH के साथ में, क्लियर है, यही होगा ना। तो दोनों केस में क्या होगा, यहां पे भी यही होगा भाई, Cl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो MgCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, यही होगा ना, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी
ये जो पूरा पार्ट है CH3COO नेगेटिव, ये इसके साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बनेगा CH3COO ट्वाइस मैग्नीशियम एंड प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, हाइड्रोजन गैस। दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक है, आपको ये पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं वो बड़े जल्दी से HCl को रिलीज कर देती हैं, ज्यादा से ज्यादा HCl को रिलीज करेंगी, और जो वीक एसिड होती हैं वो HCl H पॉजिटिव को, HCl जो है वो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगी, सारे H पॉजिटिव रिलीज कर देती है जो इसके पास होते हैं। और जो CH3COOH है वो एक बार रिलीज करती है H पॉजिटिव, लेकिन कुछ समय बाद रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, बैकवर्ड। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की आती नहीं है। जब बहुत ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज नहीं होंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस भी नहीं बन पाएगी, तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी तो फ्यूजिंग क्या होगी, बहुत कम, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी वो ज्यादा फ्यूजिंग करेगी। तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली थी वो ज्यादा फ्यूजिंग करेगी क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन गैस वहां पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज pH 6। जो मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क होता है, कहता हूं उसकी जो pH है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है भी, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। कहता है कि आप क्या समझते हैं, हाउ pH चेंज, हाउ pH चेंज व्हेन टर्न टू कर्ड। जब ये कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, दही के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसके pH में किस प्रकार से बदलाव आता है। देखिए जो कर्ड होता है ये हम कह सकते हैं कि खट्टा होता है, मिल्क जो होता है वो खट्टा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ खट्टा होता है, मिल्क खट्टा नहीं था, उसकी pH थी 6, तो वीकली एसिडिक था वो। लेकिन जैसे ही ये कर्ड के अंदर चेंज होता है ये ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो उस कंडीशन में pH क्या होगी, और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि खट्टे जो होते हैं वो तो एसिडिक होते हैं ना। तो हम लिखेंगे when turn to curd acidic character increase, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, हेंस pH विल डिक्रीज, तो वो 6 से भी कम हो जाएगी pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk। क्वेश्चन आ गया, कहता है जो मिल्क दूधिया होता है वो दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ऐड बेकिंग सोडा, फॉर्मूला आप जानते हैं बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मिल्क के अंदर ये मिलाता है इन मिल्क। ठीक है, why does shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline। देखिए जो मिल्क होता है, मिल्क pH कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो कहता है जब इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, NaHCO3 मिलाया जाता है, तो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन का मतलब समझते हो, एल्कलाइन का मतलब होता है थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। pH 6 तो वो एसिडिक था, जब pH 6 था तो एसिडिक था, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया तो बेसिक हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है भी, किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्क के अंदर मिलाया जाता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। दूसरा है, व्हाई डज
दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। ठीक है, कहता है कि जब बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जब बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो जो मिल्क होता है उसकी कर्ड बनने की जो प्रोसेस होती है वो अब लंबा समय लेती है, मतलब काफी देरी से कर्ड बनता है। उसका क्या रीजन है? देखिए, मिल्क का जो पीएच है वो 6 है, एसिडिक है। अब जब कर्ड बनेगा तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, लेकिन हमने उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया? हमने मिक्स कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है? बेसिक नेचर का। क्या है भी? बेसिक नेचर का। तो ये क्या करता है? बेसिक नेचर का जो होगा, जैसे ही मिल्क और ज्यादा एसिडिक होगा तो ये बेसिक कैरेक्टर का होने के कारण उसको क्या करता जाएगा? न्यूट्रलाइज करता जाएगा। जब तक इसका बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रलाइज होता रहेगा तब तक ये कर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जैसे ही ये कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये न्यूट्रलाइज कर रहा था तब तक तो नहीं हो रहा ना, इसी कारण से जो कर्ड के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। दैट विल टेक सम टाइम्स फॉर कर्डिंग, मिल्क की कर्डिंग होने की प्रोसेस डाउन हो जाती है। तो ये रीजन होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कहता है कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर कन्वर्ट रखना चाहिए। एक्सप्लेन वाई। ये हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी भी बोलते हैं। शुड बी स्टोर्ड, शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर। कहता है मॉइस्चर फ्री कंटेनर के अंदर इसको हमें रखना चाहिए। रीजन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनटू हेमीहाइड्रेट, यही होता है। मॉइस्चर का मतलब है वाटर वेपर्स होंगे उसके अंदर। अगर ये वाटर वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आ गया तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिससे ये बना था, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो पीओपी नहीं रहेगा। किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम में। ये हमारे पास पेरिस ऑफ प्लास्टर था, तो इसीलिए हमें उसको मॉइस्चर फ्री रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है अभी, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। दो एग्जांपल दीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ी आसान है भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें साल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है भी। तो कोई एसिड आप ले लीजिए, जैसे HCl ले लिया आपने, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अभी रिएक्ट कराया, क्या बना? साल्ट NaCl बनेगा और वाटर बन गया अभी H2। दूसरी एसिड ले लीजिए आप, जैसे H2SO4 ले लिया आपने, H2SO4, बेस की जगह आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी भी वही बनना है, कैल्शियम सल्फेट एंड प्लस 2H2, साल्ट और वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। गिव इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस बताइए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बेकिंग सोडा मैंने बताया था फूड आर्टिकल्स के अंदर, जो हम फूड बनाते हैं उनके अंदर यूज होता है बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, खाने को जल्दी पका देता है। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, हम एंटासिड के तौर पे यूज कर लेते हैं। जब एक्सेस एसिड हो जाती है बॉडी के अंदर तो हम एंटासिड के तौर पे बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा लॉन्ड्री के अंदर यूज किया जाता है, ग्लास वगैरह बनाए जाते हैं, बोरेक्स ग्लास वगैरह होता है जो उसको बनाया जाता है। सोप बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये यूजेज हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन थे बेटा।